नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इसमें बायोलॉजी जीके के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिगत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि जार्विक 7 या जार्विक 7 है। जार्विक 7 है क्या है? कृत्रिम हृदय। कृत्रिम हृदय जार्विक 7, इसको हम ये यहाँ पे गलत है, इसको बोलते हैं जार्विक 7। क्लियर? तो यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट जार्विक ने अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट जार्विक ने इसका आविष्कार किया। अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट जार्विक ने जार्विक 7 का जो है आविष्कार किया। अब इसमें जार्विक 7 जो है जो प्लास्टिक और धातु से बना था। जार्विक 7 प्लास्टिक और धातु से बना था। जिसका उद्देश्य मनुष्य में जो स्थायी रूप से हृदय का जो है प्रत्यारोपण करना, स्थायी रूप से प्रत्यारोपण करना, किसका? हृदय का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। पित्त होता है। पहली बात, पित्त कैसा होता है? तो येलो रंग का, मतलब पीला। अब हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त होता है पीले रंग का, जो हरे रंग का क्षारीय द्रव है। क्लियर? अगला प्रश्न है पित्त स्रावित होता है कहाँ? पित्त कहाँ स्रावित होता है? यकृत द्वारा। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत को मतलब हम बोलते हैं लीवर। यकृत या लीवर द्वारा पित्त स्रावित होता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। यकृत या लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है क्या? विटामिन ए। यकृत या लीवर में भविष्य के लिए भंडारित होता है क्या? विटामिन ए। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेता है विटामिन ए का रासायनिक या वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। क्लियर? अगला प्रश्न है पित्त या बाइल जिसको बोलते हैं का पीएच मान होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। पित्त का पीएच मान जो है 7.7। अगला प्रश्न है कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। अब इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, तो उनको भी हम देख लेते हैं। क्लियर? अब यहाँ शैवाल और कवकों का अध्ययन हो गया। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। अब आता है कि फूलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंथ्रोलॉजी। फूलों के अध्ययन को हम बोलते हैं एंथ्रोलॉजी। अब वहीं आता है
फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। पेडोलॉजी। क्लियर? एक एक नोट करते चलिए। अगला है वृक्षों का अध्ययन। वृक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी। वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर। अब अगला हो जाएगा मछलियों का अध्ययन। मछली का अध्ययन, मछली का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इच्थियोलॉजी। इच्थियोलॉजी। थियोलॉजी। सांप कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन, तो कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। दोस्तों बहुत सारे हैं, इनको आप एक एक करके रिवाइज कर लीजिए। और इसमें जैसे आ जाता है सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हर्पेटोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलेंटोलॉजी। खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एस्ट्रोलॉजी। तो इस प्रकार के बहुत सारे हैं इससे रिलेटेड, उसको आप एक बार लिख कर याद कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है किसमें? सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में। प्रोटीन का राजा भी बोला जाता है सोयाबीन। क्लियर? अगला प्रश्न है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है कौन? माल्टोज। क्लियर? अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्पक्रम। फूल गोभी का खाने वाला भाग पुष्पक्रम होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने दिया। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने दिया। क्लियर? कोशिका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कोशिका जो होता है वो शरीर का सबसे छोटी इकाई है। ये क्वेश्चन है, कोशिका जो होती है शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्लियर? अब कोशिका की खोज किसने की है, जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? मृत कोशिका की। मृत कोशिका की। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोज की थी। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि जीवित कोशिका खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने किया। लीवेनहॉक ने किया। क्लियर? अब कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? अभी हमने बताया। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया था। तो साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। क्लियर? अब आ जाता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया?
अब इसमें कोशिका का सिद्धांत पूछ लेगा किसने दिया, तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। तो स्लाइडेन और स्वान ने, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। इन्होंने, स्लाइडेन और स्वान ने कहा कि जो कोशिका है, हमारा पूरा शरीर जो होता है कोशिका से बना होता है। स्लाइडेन और स्वान ने कहा हमारा शरीर क्या है? कोशिका से, पूरा शरीर जो है कोशिका से ढका या बना है। क्लियर? अब इसमें आती है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो छोटी कोशिका की बात आएगी। छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा, छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, उसमें जो होता है वो जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे का, शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्लियर? तो दोस्तों ये कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको हमने क्लियर कर दिया। अब इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर सकते हैं कोशिका से रिलेटेड। अब एक इसमें क्वेश्चन आता है कि ओवरऑल सबसे छोटी एवं बड़ी कोशिका, ओवरऑल सबसे छोटी और बड़ी कोशिका, तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका और शुतुरमुर्ग का अंडे का सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका का आनुवांशिक सिद्धांत, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, तो वो डीएनए। डीएनए का क्वेश्चन में पूछ लिया कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक लिख लीजिएगा, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए जो होता है, डीएनए जो है वो कोशिकाओं के नाभिक में, ज़्यादातर कोशिकाओं के नाभिक में पाया जाता है। क्लियर? डीएनए का फुल फॉर्म हो गया डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? अब डीएनए जो है ज़्यादातर कोशिकाओं के नाभिक में पाया जाता है। और डीएनए की जो एक छोटी सी मात्रा होती है, डीएनए की एक छोटी सी मात्रा वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। क्लियर? डीएनए जो होता है एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। क्लियर? अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? शरीर का जो पावर हाउस बोला जाता है। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोला जाता है। क्लियर? दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं हम यहाँ पे आपको क्लियर करते चल रहे हैं। आप इसको एक बार वीडियो को रिवर्स करके आप एक बार दो बार जरूर देखें। अगला प्रश्न है 14 नंबर, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न है 15, डीएनए की खोज किया था किसने? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने किया। डीएनए का फुल फॉर्म हो गया डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर? अगला प्रश्न है 16, डीएनए की इकाइयाँ हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाइयाँ हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अगला प्रश्न है 17, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण। मधुमेह रोग होता है
इंसुलिन की कमी के कारण। अब मधुमेह रोग जो है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन क्या है, क्वेश्चन पूछ लेता है इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन जो है एक क्या है, हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक इंसुलिन जो है एक हार्मोन है। क्लियर, जो शरीर में बनता है, जो शरीर में बनता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में बनता है। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम है कि इंसुलिन का काम है कि रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करना। रक्त में जो है शुगर की मात्रा को, शुगर मात्रा को नियंत्रित करना, शुगर मात्रा को नियंत्रित करना। क्लियर, इंसुलिन की मदद से शरीर ऊर्जा का उत्पादन करता है। इंसुलिन की मदद से शरीर जो है, शरीर ऊर्जा का उत्पादन करता है। क्लियर, अब बात आती है कि इंसुलिन का रासायनिक सूत्र क्या है, उसको देख लेते हैं। इंसुलिन का जो रासायनिक सूत्र है वो हो गया C45H69O14N11 S/3H2O, इसका रासायनिक सूत्र हो गया। अब बात आती है कि इंसुलिन को किसने खोजा, या 1921 में जो है, कब खोजा गया, 1921 में। किसने खोजा, कनाडा के सर्जन डॉक्टर फ्रेडरिक वेटिंग और मेडिकल के छात्र चार्ल्स ब्रेस्ट ने खोजा, क्लियर, इंसुलिन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बने हमने यहाँ क्लियर कर दिया। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और इंसुलिन को हम मधुसूदनी भी कहते हैं, क्लियर। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ, अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। अगला प्रश्न है इष्ट एक है, क्या है, कवक। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, अभी आपने देखा था, तो इष्ट एक है कवक। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। अब यहीं पे क्वेश्चन था, उसको शैवाल के अध्ययन क्या बोलते हैं, शैवाल, तो फाइकोलॉजी। क्लियर, अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच ने की थी। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने। अगला प्रश्न है गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि, कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग नारंगी होता है कैरोटीन के कारण। क्लियर, अगला प्रश्न है 23। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है, तो निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है, तो वो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं NaCl, साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड। क्लियर, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। गोल कृमि एक मानव परजीवी है। गोल कृमि क्या है, मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है टीनिया सोलेनियम, या जिसे हम बोलते हैं फीता कृमि, परजीवी के रूप में रहता कहाँ, हाथ में। टीनिया सोलियम या फीता कृमि परजीवी के रूप में कहाँ रहता है, हाथ में।
अगला प्रश्न है 26, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होते हैं? तो वो ग्लाइकोजन के रूप में। अब इसी से क्वेश्चन पूछ लेता है, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन क्यों करते हैं? तत्काल ऊर्जा के लिए। कार्बोहाइड्रेट हम भोजन या पेय पदार्थ लेते हैं तत्काल ऊर्जा के लिए। तत्काल ऊर्जा के लिए। जो क्रिकेट खिलाड़ी या खिलाड़ी जो हैं, टेनिस खिलाड़ी या जो हॉकी के, क्रिकेट के, तुरंत ऊर्जा के लिए किस पेय पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। क्लियर? अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है वो कौन सी है? लैक्टोज। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। अगला प्रश्न 29, मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र जो है उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न 30 नंबर, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है कहाँ? निर्वात में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? निर्वात में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स की खोज वाल्डेयर ने किया। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने किया? वाल्डेयर ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46, अगर जोड़ी में पूछता है तो 23 जोड़ी। क्लियर? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र की संख्या पूछता है तो 46 और जोड़ी में पूछता है तो 23। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमैटिक नामक पदार्थ से। गुणसूत्रों का निर्माण जो है क्रोमैटिक नामक पदार्थ से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। टमाटर में जो लाल रंग का कौन सा कारण है? वो लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर लाल दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमीन। हल्दी में जो पीला रंग दिखाई पड़ता है वो कुरकुमीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना। अदरक और आलू जो है तने की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न 37, अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वालों कोशिकाओं में। लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में जो होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेस। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है? एमिलेस। 39 नंबर क्वेश्चन, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? पार्श्व भाग में। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? वो पार्श्व मतलब पीछे वाले भाग। अगला प्रश्न है, घेंगा या गलगंड रोग जिसे बोलते हैं किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन कमी के कारण घेंगा रोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, विटामिन बी की कमी से होता है कौन सा? बेरी रोग। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है।
विटामिन बी का जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम थायमिन। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमिन। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? कौन है? कोबाल्ट। कौन सा है? कोबाल्ट। कोबाल्ट। अब विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है कोबालामीन। वैज्ञानिक नाम कोबालामीन। B12 का जो है कोबालामीन वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है ट्रिप्सिन। 42 नंबर। ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन को भंग करना। ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन को भंग करना। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट के प्राथमिक स्रोत है? कौन सा? पौधा। कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत है वो पौधा है। अगला प्रश्न है इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है? कौन सी? जस्ता। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है कौन सी? जस्ता। अगला प्रश्न है स्कर्वी किस अंग में होता है? स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? वो चर्म में, मतलब चमड़े में। स्कर्वी रोग चर्म में, चमड़े में। तो स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अब सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन है? किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी से जो है कौन सा रोग होता है? सूखा रोग। क्लियर। अब विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। क्लियर। अब विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है अधिक मात्रा में? तो वो सूर्य के प्रकाश से। क्लियर। सूर्य के प्रकाश से। अब अगला प्रश्न है 47 नंबर। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है तो रेनिन। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है वो रेनिन। अगला प्रश्न है एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है? डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है वो लार ग्रंथि। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। अगला प्रश्न है 50। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 29। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? वो 29। दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।